नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नगरी में। आज संविधान का ये तीसरा वीडियो है और ये 3 वीडियो हमने केवल परिचय जाना अपने संविधान को कैसे बना, क्या विशेषता थी, कहाँ-कहाँ से चीज़ें ली गई और हमें याद भी है और ये भी हमें याद हो जाएगा। ये तीसरा वीडियो है, अंतिम वीडियो, ध्यान से देखेंगे। देखिए, हमारा संविधान जो है वो और देशों से अलग कैसे है। पहली चीज तो सभी देशों में से थोड़ा थोड़ा ले लिया गया है, कुछ उपबंध वहां से समेटे गए हैं। उसके बाद हमारे संविधान की विशेषता में अलग अलग झांकियां हमारी संस्कृति नजर आती है। जैसे कि अब राष्ट्रीय ध्वज को ले लीजिए, 24 तिल्लियां, ये बौद्धों के 24 गुण के आधार पर लिए गए हैं। अशोक जो है, महान सम्राट अशोक की कीर्ति को प्रदर्शित करते हैं, जो कि सारनाथ से लिया गया है। तो हमारी संस्कृति भी इसमें नजर आती है और इन सभी चीज़ों से जो है हमारा संविधान जो है वह थोड़ा अलग हो जाता है अन्य देशों के संविधान से। तो विशेषताएं हैं, ये तीसरा वीडियो है और ये लास्ट वीडियो है। हम इसमें भारतीय संविधान की विशेषता को एक बार जो है जरूर प्रकाशमान करेंगे और समझेंगे और याद भी करेंगे। देखिए, एक अनुच्छेद पे मैं एक वीडियो लाऊंगा अभी, जो जिसमें आपको क्या होगा, 1 से लेकर 395 अनुच्छेद याद हो जाएंगे। ठीक है, उसके लिए एक अलग वीडियो लाऊंगा। देखिए, मूल संविधान यानी संविधान जब बना था, संविधान जब बनकर तैयार हुआ था, तब क्या था कि टोटल 395 अनुच्छेद थे। अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395, 395। 22 भाग थे और 12 अनुसूचियां थी। ठीक है, वर्तमान में क्या है, 465 प्लस अनुच्छेद हैं, 465 हैं अनुच्छेद। उसके बाद 25 भाग। अब भाग में मूल रूप से 22 ही भाग है, उसमें पैरा 1 पैरा 2 ऐसे कर दिया गया है और 12 अनुसूची है। अब ये 365 जो है, माफ कीजिएगा, 465 जो है, ये अभी भी 395 ही है, लेकिन 465 कैसे हो गया है? नंबर से गिनेंगे 1 2 3 4 तो 395 ही है। बस 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी। अगर हम बात करें तो जो अनुच्छेद होता है 243, जिसमें ग्राम पंचायत होता है, जिसमें नगर पालिका होती है, जिसमें सहकारी समितियां, तो क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न ऐसे हो जाता है। ऐसे बढ़ के ये 465 हो गया है, लेकिन नंबर में कितना है? 395 ही है। 25 भाग है, 12 अनुसूची है। इतना लेंदी है ये हमारा संविधान, इतना लंबा संविधान है, लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत का है, क्योंकि सबसे लेकर जमा कर लिया गया है, कुछ अपना दिमाग लगाया गया है। और हमारे भारत में कारण क्या है कि इतना न ज़्यादा डाइवर्सिटी है, यानी इतना न ज़्यादा जो है, इतनी ज़्यादा जातियां हैं, इतने ज़्यादा धर्म हैं और सबको समान अधिकार है, तो इस वजह से लेन दिया जाता है। इसीलिए जो है, लेंदी होने के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। हाल ही में निर्भया कांड का जो मामला अभी आपके सामने आया था, क्या हुआ उसमें, क्यों इतना टाइम लगा? उन्होंने किसका सहारा लिया? हमारे भारतीय संविधान का। वकीलों का स्वर्ग, वकील जो है इसको, इसके प्रावधान को यूज करते हैं हर जगह। ठीक है, अब कुछ चीजें आपको जानना जरूरी है इन वर्ड के बारे में। देखिए, वर्ड जो मैंने लिखे हैं, 3 वर्ड, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता। हालांकि ये सब वर्ड भी हैं, लेकिन मैंने इनको अलग कलर में क्यों लिखा है? क्योंकि इन तीनों को जो है 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 में इन तीनों वर्ड को अलग से शामिल कर दिया गया था। यह मूल संविधान में नहीं थे, यह मूल संविधान में नहीं थे, यह 42वें संविधान संशोधन में इनको शामिल किया है। तो प्रश्न आते हैं, 42वें संविधान संशोधन में कौन से 3 वर्ड शामिल किए गए हैं? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ठीक है, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता। उसके बाद उसमें मूल में कौन कौन थे? तो संप्रभुता, गणतंत्रात्मक, एकल नागरिकता, माफ कीजिएगा, एकल नागरिकता ये अलग है, ये 1 2 3 4 5
मुख्य रूप से थे। अब आपको इसके मतलब भी समझने होंगे, बहुत सारे लोग इसका मतलब नहीं समझते। इससे क्या हो जाता है कि याद करने में भूल जाते हैं, वर्ड्स को भूल जाते हैं, और ये वर्ड बहुत सारे परीक्षा में आते हैं। कौन कौन से वर्ड शामिल किए गए, या 5 वर्ड दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, मतलब समझिए। हम आपको अपने भारत का स्वरूप पता चलेगा, क्यों इसे भारतीय संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया। पंथ निरपेक्ष, निरपेक्ष का मतलब होता है कोई बॉन्ड नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हैं। और पंथ का मतलब होता है धर्म का मार्ग, मतलब भारत को जो है धर्म के आधार पर नहीं बनाया गया है। इसका ये नहीं मानता वो, इसका ये मतलब नहीं है कि वो धर्म की इज्जत नहीं करता। भारत केवल अपने नागरिक को जानता है, ना कि किसी धर्म विशेष को। तो पंथ निरपेक्ष, जैसे होता है ना कबीर पंथी है, हम लोग जो हैं हिंदू पंथी हैं, तो पंथ निरपेक्ष मतलब एक तरह का धर्म निरपेक्ष। आप कोई भी धर्म स्वीकार कर सकते हैं, कोई भी धर्म में जी सकते हैं, भारत को धर्म से मतलब नहीं है, यह पंथ निरपेक्ष। समाजवादी, समाजवादी होता है समाज के लिए, जो समाज के सर्वांगीण विकास के बारे में सोचे, ऐसा संविधान। अखंडता का मतलब आप लोग जानते हो, जो कभी खंडित ना हो, एक अखंड भारत। संप्रभुता, संप्रभुता मतलब होता है कि अपने लिए हम भारत के लोग अपने लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं हैं, किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर नहीं हैं। हम अपना पेट पालने के लिए और अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, अपने विकास के लिए खुद जो है सक्षम हैं, इसे वो कहते हैं संप्रभुता, हमारी अपनी प्रभुता। और गणतंत्रात्मक, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। गणतंत्रात्मक, एक तो लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या फर्क होता है। लोकतंत्र होता है कि हम वोटिंग करते हैं और अपना राजा खुद चुनते हैं, अपना जो है नेता खुद चुनते हैं। गणतंत्रात्मक में होता है कि जो मंत्री या नेता हम लोग चुनते हैं वो वंशानुगत नहीं होता, हम अगली बार किसी को चुन सकते हैं। ब्रिटेन में क्या है, एक महारानी का खानदान है, वही महारानी बनते रहते हैं, महाराजा बनते रहते हैं। ब्रिटेन ऐसी व्यवस्था नहीं है, ब्रिटेन में ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो गणतंत्रात्मक का मतलब होता है वंशानुगत नहीं। ठीक है, इसलिए इनका मतलब जानना जरूरी था। तो भारत का स्वरूप आपके सामने अभी आ गया होगा। उसके बाद है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब होता है एक ही नागरिकता है, मतलब मैं वासी हूं बिहार का, मेरा गांव है गोपालपुर, ठीक है, मेरा जिला है छपरा, तो अलग अलग इसके लिए अलग अलग नागरिकता नहीं हो सकती। मैं गोपालपुर वासी अलग से हो गया, छपरा वासी अलग से हो गया, बिहार वासी अलग से हो गया, भारतवासी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे वोटर आईडी पे केवल इंडियन लिखा होगा, भारतीय लिखा होगा, ना कि बिहारी, ना कि झारखंडी, ना ही बंगाली, और ना ही तमिल, ना तेलुगु, ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा, केवल भारतीय लिखा होगा। तो एकल नागरिकता, केवल एक और एक नागरिकता है। प्रकृति कैसी है, देखिए इसके लिए विवाद हुआ था। हमारा जो है संविधान कहीं कहीं कठोर भी है, कहीं कहीं लचीला भी है। ये परिस्थितियों के अनुसार जो है नियम जो लगाए जाते हैं, कभी कठोर कभी लचीला। तो प्रश्न आते हैं संविधान की प्रकृति कैसी है, माफ कीजिएगा, कठोर, लचीला, कठोर एवं लचीला, या अत्यंत कठोर, इस प्रकार का। तो हमारे संविधान की प्रकृति कैसी है, कठोर लचीला, मतलब दोनों है। अब एक 1984 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। कुछ विद्वान कहते थे कि हमारा संविधान संघात्मक है, कुछ कहते थे एकात्मक है। संघात्मक मतलब उसको संघ जो है चलाता हो, एकात्मक मतलब हर आदमी अपना अपना चलाता हो। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मतभेद था। 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्लियर कर दिया कि हमारा संविधान ना तो संघात्मक है ना तो एकात्मक है, यह परिसंघात्मक है। मतलब कि सबको संविधान का पालन करना है और संविधान केंद्र जो है वह संघ। जब कोई मामला उलझता है, कोई ऐसी स्थिति आती है तो संघ उसको हैंडल करता है, तो परिसंघात्मक है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज, झंडा हम लोग फहराते हैं, झंडा फहराते हैं। कितनी बार ये प्रश्न आए हैं ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, हर वक्त आते रहते हैं। छोटे छोटे प्रश्न हम लोग कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि आशा करता हूं आप लोग सबको पता होगा, ये डेट कभी कभी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और कंफ्यूज होते हैं और एक नंबर गंवा बैठते हैं। तो याद रखिए, कभी भी आजादी से पहले राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया था, झंडे तिरंगे को। 22 जुलाई
1947, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 1 महीने 7 दिन पहले आप ऐसे याद रख सकते हैं, या 22 जुलाई 1947 को जो है क्या हुआ था, राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार लिया गया था। इसकी लंबाई और चौड़ाई, अगर हम झंडा बनाएंगे यहाँ पर 1 2 3 ऐसे झंडा बनाते हैं, तो ये हो गई इसकी लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। तो इसका जो होगा अनुपात 3:2 का होगा। मतलब अगर हम 300 मीटर लंबा लेते हैं झंडा, या 300 फीट लंबा लेते हैं, तो इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 200 फीट। 3 और 2 का अनुपात होना चाहिए, 3 और 2 का अनुपात होना चाहिए। अगर 30 फीट लंबा है तो 20 फीट चौड़ा भी होना चाहिए। कहीं भी जो है कटने पर लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होना चाहिए, 3:2। उसमें जो बीच में एक चक्र बना होता है, इस चक्र में 24 तिल्लियां होती हैं। कितनी तिल्लियां, 24 तिल्लियां। अब ये 24 तिल्लियों के बारे में एक बहुत ही अच्छी चीज आपको बताने जा रहा हूं। हर चीज का कोई कारण होता है, क्यों ये 24 तिल्लियां ली गई हैं। तो ये 24 तिल्लियां 25 क्यों नहीं लिया गया भाई, 26 क्यों नहीं लिया गया, 29 तिल्लियां क्यों नहीं लिया गया, मतलब 24 ही क्यों लिया गया। तो 24 चूंकि बौद्ध धर्म में, बौद्ध ग्रंथों में बौद्धों के 24 उत्तम गुणों का वर्णन है, और उन 24 उत्तम गुणों के लिए यहाँ पे 24 तिल्लियां ली गई। अब आप कहेंगे कि चक्र गोल क्यों है, एक चक्र जो है आयताकार भी तो हो सकता था, वर्गाकार भी तो हो सकता था, शंकुआकार भी हो सकता था, बेलनाकार भी हो सकता था। जी नहीं, गोल इसलिए किया गया है ताकि इससे पता चले कि हमारा देश हमेशा क्या हो, आगे की ओर चलता रहे, अग्रसर रहे, इसलिए इसको एक चक्र के रूप में लिया गया है। और इसमें 24 तिल्लियां बौद्ध धर्म के 24 गुणों को दर्शाती है। ये आपको शायद नहीं पता होगा। 12 मार्च 2018 को एक चीज हुई। 12 मार्च 2018 को हाल की घटना है। 361 फुट लंबा झंडा फहराया गया, और ये सबसे लंबा झंडा था भारत का। कहां पे, कर्नाटक के बेलगांव में। तो ये दोनों चीजें झंडे से संबंधित हो गई। कर्नाटक के बेलगांव में 361 फुट लंबा झंडा फहराया गया था। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कुछ आप जानते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय पशु एशियाई हाथी, या फिर राष्ट्रीय जानवर जो है वह बाघ, राष्ट्रीय पक्षी गौरैया। तो माफ कीजिएगा, हमारे बिहार का राष्ट्रीय पक्षी मुझे याद है, ये राष्ट्रीय पक्षी जो है भारत का वह मोर। तो इस तरीके से जो है कुछ चीजें मैंने इसमें समाहित की हैं। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक, क्योंकि हमारी संस्कृति को दर्शाता है। अशोक कहां से लिया गया है, यह राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ से। सारनाथ में 3 बाघ वाला जो साइन है, 3 बाघ वाला साइन है, ऐसे आप लोग देखते होंगे, ऐसे आप साइन देखते होंगे, इस तरह का साइन भारत सरकार का होता है। यह साइन कहां से लिया गया है, सारनाथ से। कब लिया गया था, 26 जनवरी 1950 को। संविधान लागू होने के साथ साथ इस चिन्ह को अडॉप्ट कर लिया गया था, ठीक है। राष्ट्रगान जन गण मन, जन गण मन अधिनायक जय है, हम लोग गाते हैं ना खड़े होकर। इसको अपनाया गया था 24 जनवरी 1950। चूंकि प्लान था कि भाई जब जिस दिन संविधान लागू हुआ तो उस दिन तो ये गीत गाना है ना, तो उसी दिन थोड़ी लागू होगा, 2 दिन पहले लागू हो गया। 24 जनवरी 1950 को यह लिखा गया था R.N. टैगोर के द्वारा, यानी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। यह बंगला में लिखा गया था। इसका हिंदी वर्जन जो है हमने अडॉप्ट किया 24 जनवरी 1950 को। क्यों, 26 जनवरी में गाने के लिए। लेकिन पहली बार इसको गाया गया था कब, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जो है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इसको गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। अब वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। यह भी जो है उसी दिन रखा गया था संविधान में। उसके बाद एक चीज हुई, एक घटना। पहले क्या था, आप लोग पहले इसके बारे में जान लीजिए। 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को कहा गया। क्योंकि क्यों तक इसको रखा गया, क्योंकि डॉल्फिन एक विलुप्त प्राणी है, तेजी से विलुप्त होती जा रही है। लोग इसे मारते थे, तो इसलिए राष्ट्रीय का दर्जा दे दिया गया इसे, राष्ट्रीय स्तर का, ताकि इस पे मारने पे रोक लग जाए। उसके बाद एक घटना हुई। पहले क्या था, 2004 से पहले किसी भी भवन पे कोई भी व्यक्ति अपने घर पे, अपने कार्यालय में, प्राइवेट कार्यालय में ये झंडा नहीं फहरा सकता था, हमारा राष्ट्रीय झंडा।
24 जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि प्रत्येक नागरिक को भवन, कार्यालय या किसी सार्वजनिक स्थान पे झंडा फहराना जो है उनका मूल अधिकार है, क्योंकि उनका राष्ट्रीय झंडा है, वो कहीं भी फहरा सकते हैं, किसी भी उचित जगह पे फहरा सकते हैं। तो इसलिए जो है ये याद रखें, कब हुआ था ये मामला लागू? 24 जनवरी 2004 को। अब देखिए, ये होता है, छोटी छोटी चीज़ें हम लोग ध्यान में नहीं रखते। हम लोग लंबा पढ़ते हैं, मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन हमें सारी छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी रहती है। तभी आरआरबी में जो है क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, छोटी छोटी चीज़ें आ जाएंगी। तो आपको इन सब चीज़ों को पता रखना होगा, ठीक है। ऐसे ही करते हुए धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं एकदम पॉइंट से स्टार्ट करूँगी, सबको समझ में आए, सबको समझ में आए, ठीक है। और हम लोग ऐसे ही समझते चलेंगे एकदम शुरू से। कुछ चीज़ें आपको पहले से पता होंगी, कुछ चीज़ें नहीं पता होंगी, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग याद भी कर लेंगे। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें याद हो गई होंगी। तो दोस्तों देखिए, वीडियो जो है वो ऐसे ही आते रहेंगे, और ये तो हमारा ख़त्म हो गया। अब कल का दिन मैंने विज्ञान के लिए रखा था। विज्ञान के लिए जो है मैंने लूसेंट की किताब आप लोगों को बताई है, उसे आप लेके पढ़ लेंगे डेली बेसिस पे। और उसके बाद कल जो हम लोग पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे विविध एवं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में देखिए, मैं आपको बताऊंगा करंट अफेयर्स कैसे पढ़े जाते हैं। हालांकि जानने में कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम पे आपको कौन से करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना होगा उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। चूँकि करंट अफेयर्स है और बहुत लंबा जो है ये नहीं होगा, लेकिन उसके लिए मैं एक ग्रुप भी क्रिएट करूंगा फेसबुक पे। हम लोग डेली बेसिस पे उस पर डिस्कस करेंगे, और किस तरह के प्रश्न डिस्कस करेंगे उसके लिए भी हम लोग जो है एक नया मेथड क्रिएट करेंगे, ठीक है। हमें कौन कौन से करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, ठीक है। हो सकता है कल मैं मैथ के एक आध चैप्टर पे डिस्कस करूँ, या रीजनिंग के कैसे पढ़ा जाता है उस पर भी। तो आप लोग लगातार बने रहिए, तरह तरह की चीज़ें आएंगी। जब एक समय बीतेगा ना, मैंने 6 महीने लिए हैं, 1 महीना बीतेगा तो आपको लगेगा कि अरे बहुत कुछ पढ़ लिया यार, और बहुत कुछ याद हो गया, ठीक है। मैंने जो स्ट्रेटेजी फॉलो किया, मैं यहाँ पे भी फॉलो हम लोग करेंगे, और हम सभी सफल होंगे। एग्ज़ाम आएंगे और जाएंगे, और हम लोग सफल हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों को शेयर करें वीडियोस, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है। अगर नए हैं चैनल पे तो बहुत बहुत धन्यवाद।